हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर में मैंने अब तक 2 वीडियो बना दिया है। पहला वीडियो जो है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों पर बना दिया है और दूसरा वीडियो जो है इंडिया के पार्टीशन पर बना दिया है और पार्टीशन के क्या परिणाम हुए उस पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है रजवाड़ों का विलय हुआ था। आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत जो है 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो इन रजवाड़ों का जो है एकीकरण किस प्रकार किया गया था और सरदार पटेल की एकीकरण में क्या भूमिका रही थी, सरदार पटेल ने किस प्रकार इनका एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही किन रजवाड़ों को एकीकरण करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी, जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मणिपुर, इन चारों रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी इनके बारे में पढ़ेंगे और अंत में जो है इन चारों रजवाड़ों को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया, इसका जो है विलय किस प्रकार किया गया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इन चारों को जो है एक एक करके हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए रजवाड़ों का विलय, मर्जर ऑफ किंगडम्स। स्वतंत्रता के समय की स्थिति, रजवाड़ों की जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम जो है रजवाड़ों की क्या स्थिति थी देखिए। स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी शासन ने घोषणा की थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के खात्मे के साथ रियासतें भी आज़ाद हो जाएंगी और वह अपनी इच्छा से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। अब देखिए अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो 565 रियासतें हैं वो भी स्वतंत्र हो गई हैं। अब वो जो है उनके हाथ में है सब कुछ कि वो जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। तो ये सब जो घोषणा जो है अंग्रेज़ों ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा देखिए रजवाड़ों की क्या स्थिति थी स्वतंत्रता के समय। यह निर्णय लेने का अधिकार प्रजा को न देकर रजवाड़ों के शासकों को दिया गया। अब रजवाड़े जो हैं किस में शामिल होंगी, पाकिस्तान में या भारत में, या अपने आप को स्वतंत्र रखेंगी, इसका निर्णय करने का किसको दिया गया, वहाँ के जो रजवाड़े के जो राजा थे उनको दिया गया। जनता को ना देकर रजवाड़ों को यह अधिकार दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रियासतें थी या कितने रजवाड़े थे या प्रिंसली स्टेट कितने थे, टोटल जो थे 565 रजवाड़े थे। ओके, तो ये याद रखना, ये जो है 1 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन में आता है कि या तो सही गलत भी आता है करने को कि भारत में जो है 560 रजवाड़े थे, सही गलत लिखना आता है तो 560 गलत हो जाएगा, 565 थी टोटल। ओके, इसके बाद देखिए इस घोषणा से एक समस्या पैदा हुई कि अगर रियासतें जिनकी संख्या 565 थी स्वतंत्र रहती हैं तो देश के टुकड़े हो जाएंगे और एकता नष्ट हो जाएगी। कुछ रियासतें जैसे त्रावणकोर और हैदराबाद ने ऐसी घोषणा भी कर ली थी। ठीक है, तो देखिए एक समस्या जब ये घोषणा की गई कि रियासतें जो है स्वतंत्र रह सकती हैं, अंग्रेजों द्वारा घोषणा की गई, तो भारत के सामने ये समस्या उत्पन्न हुई कि अगर रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रखने लग गई तो भारत के जो है टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बँट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी बड़ी समस्या भारत के सामने थी। तो ऐसे जो कुछ रजवाड़े हैं जिन्होंने जो है उस टाइम स्वतंत्रता के समय अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जैसे त्रावणकोर और हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो है विलय में जो है काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी आई थी भारत में इसको विलय करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी आई थी। ओके, अगला पॉइंट है रियासतों में प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में रियासतों का भारत में विलय आवश्यक था। अब देखिए जो रजवाड़े थे 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, जो रजवाड़े थे भारत के, तो वहाँ के जो लोग रहते थे रजवाड़ों में उनको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए उनको लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए भी भारत में विलय करना अधिक आवश्यक था। तो ये जो था कुछ पॉइंट्स थे रजवाड़ों को लेकर, जो स्वतंत्रता के समय रजवाड़ों की क्या स्थिति थी। ठीक है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लें, पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा रजवाड़ों के एकीकरण में या रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका। रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं 4 या 6 नंबर में। देखिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसीलिए लिखा है मैंने, तो इसको आप जो है अच्छे से याद करना। ओके, तो दोस्तों ये एकीकरण, सरदार पटेल के एकीकरण में क्या भूमिका रही ये बताने से पहले मैं पहले सरदार पटेल जी के बारे में कुछ बातें जो है आपको बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखने चाहिए।
ठीक है। तो सरदार पटेल का जो जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, 1875 में इनका जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को। और इनका जो देहांत हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में इनका देहांत हुआ था। ओके दोस्तों, 1950 में इनका देहांत हुआ। ठीक है। और सरदार पटेल जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी है, और इसलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो सरदार पटेल जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। अभी जो वर्तमान होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। लेकिन स्वतंत्र जब हुआ था भारत, तो उस टाइम जो सबसे पहले जो होम मिनिस्टर बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इनका स्टैचू भी बना हुआ है गुजरात में। आपको पता होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने जो है यूनिटी में बांधा, भारत को जो है एक यूनिटी में बांधा, एकीकरण किया। ठीक है ना। एकीकरण किसका किया? रजवाड़ों का एकीकरण किया। ठीक है। और 31 अक्टूबर को जो है नेशनल यूनिटी दिवस भी मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। ठीक है। अभी मनाया गया था हाल ही में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है इस दिन हुआ था, और इन्होंने जो है रजवाड़ों का एकीकरण किया गया था, इसीलिए इनके स्टैचू का नाम भी इसलिए यही रखा गया। और भारत के ये पहले होम मिनिस्टर थे, और इन्हें जो है आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बातें जो है 1 नंबर में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सब बातें आपको बता दिया मैंने। अब देखिए रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद जो है अंग्रेज़ों ने अधिकार दे दिया था कि रियासतें जो है भारत या पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में शामिल हो सकती हैं, और साथ ही जो है अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकती हैं अगर वो स्वतंत्र रखना चाहें तो। अगर रियासतें जो है अपने आप को स्वतंत्र रखती तो क्या होता? भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती, अखंडता का अखंड भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। ठीक है। तो इस समस्या का जो है सरदार पटेल ने किस प्रकार निवारण किया, इस समस्या को किस प्रकार समाधान किया सरदार पटेल ने, देखिए। और रजवाड़ों के एकीकरण में उनका क्या योगदान रहा, देखिए। पहला देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। इन देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। ठीक है। एक क्षेत्र जो था ब्रिटिश भारत का था और एक देसी रियासतों का था, जो कि 565 रियासतें थी। स्वतंत्र भारत के समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। ओके। रजवाड़ों का भारत में विलय करने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उन्होंने रजवाड़ों को मना समझाकर भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए राजी कर लिया। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि यह रजवाड़े अधिक संख्या में और छोटे छोटे थे। तो ये जो है स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने रजवाड़ों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जो है रजवाड़ों के जो राजा थे उनको समझा बुझाकर भारत में जैसे तैसे विलय करा लिया। ठीक है। जो कि एक कठिन कार्य था, काफ़ी कठिनाई आई इनके एकीकरण करने में क्योंकि इनकी संख्या अधिक थी और ये काफ़ी छोटे छोटे थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। अब देखिए रजवाड़ों में जो लोग रहते थे वो लोग जो थे भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, अधिकतर रजवाड़े के लोग। ठीक है। और भारतीय सरकार जो है कुछ रजवाड़ों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, ठीक है, कुछ छूट देने के लिए भी तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में आपको पता होगा कि भारत ने जो है इसको काफ़ी स्वायत्तता दे रखी थी। इसका जो है स्वतंत्रता के बाद अपना संविधान भी बना, अपना गान, अपना झंडा, काफ़ी कुछ बना। ठीक है। और काफ़ी छूट भी इनको दिया गया था हर क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए चौथा, अधिकांश रियासतों के शासकों द्वारा पटेल जी ने एक सहमति पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते थे। ठीक है। अधिक जो रजवाड़े थे या उनके शासक थे उनसे जो है सरदार पटेल ने जो है क्या किया, एक सहमति पत्र जो थी भारत में विलय होने के लिए, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता था एविडेंस के रूप में कि रजवाड़ों के शासकों से। ठीक है। तो उस सहमति पत्र का क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम था। तो उस पर जो है सरदार पटेल जी ने जो है उनको समझा बुझाकर हस्ताक्षर करवा लिए थे भारत में विलय होने के लिए। ओके। इसके बाद 5वां पॉइंट देखिए,
सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही वीपी मेनन, दोस्तों वीपी मेनन जो है सरदार पटेल की जो है हेल्प की इन्होंने रजवाड़ों को एकीकरण करने में। और ये जो थे सरदार पटेल के राइट हैंड कहे जाते थे। तो सरदार पटेल का ज़्यादा भूमिका था रियासतों का एकीकरण करने में, लेकिन वीपी मेनन का भी जो है कुछ रोल था एकीकरण करने में रजवाड़ों का। ठीक है दोस्तों, वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को समझाया कि सभी रजवाड़ों को स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। तो ये स्वतंत्रता के समय ही लगभग वीपी मेनन और सरदार पटेल ने जो है रजवाड़ों को एकीकरण करने में जो है अपना कार्य शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो है कई राजाओं को समझाया कि सभी रजवाड़ों को जो है स्वायत्तता देना संभव नहीं है। तो इसलिए जो है आप सबको जो है भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके। ओके दोस्तों, तो इन दोनों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा, खास करके सरदार पटेल का रजवाड़ों के एकीकरण में। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर रियासतों के विलय में कठिनाई आई, परंतु अंत में यह भी भारत में सम्मिलित हो गया। ठीक है, ये 4 रजवाड़े जो है 565 रजवाड़े से जो टोटल, तो बाकी के रजवाड़ों को जो है भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। लेकिन जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में है। और हैदराबाद आपको पता ही है ये कहाँ पर है? साउथ में है। और कश्मीर और मणिपुर, ये जो 4 रजवाड़े थे, इन चारों रजवाड़ों को जो है भारतीय संघ में मिलाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आई थी। लेकिन अंत में जो है इन चारों रजवाड़ों को भी भारतीय संघ में मिला लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये किन के सूझबूझ के कारण मिलाया जाता है? सरदार पटेल की सूझबूझ से इन सभी रजवाड़ों को जो है भारतीय संघ में विलय कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरे 6 पॉइंट जो है आप अच्छे से याद कर लें। ये जो है सरदार पटेल वाला काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। अभी जो है फर्स्ट टर्म में भी 12th क्लास में पूछा गया है, तो आप भी जो है इस 6 पॉइंट को जो है अच्छे से याद कर लें। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक है 4 रजवाड़ों के विलय पर। और वो 4 रजवाड़े कौन से हैं जिनके विलय में कठिनाई आई थी? हैदराबाद है, मणिपुर है, जूनागढ़ है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो इन चारों का विलय जो है अंत में कर लिया गया था कठिनाई आने के बाद भी। तो इनको जो है एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन चारों में जो है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जम्मू कश्मीर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। लेकिन बाकी के जो 2 हैं जूनागढ़ और मणिपुर, इनका भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है चारों को जो है अच्छे से एक एक करके याद कर लें। आप जो है इनको अपने नोटबुक में जो है उतार लें, लिख लें और उनको जो है अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो देखिए हैदराबाद का विलय, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। 1 नंबर में पूछा जाता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो आपको लिखना है निजाम। ठीक है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, ये पॉइंट याद रखना आप। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, हैदराबाद के निजाम ओस्मान अली खान आसिफ। उस टाइम जो हैदराबाद के निजाम कौन थे? ओस्मान अली खान आसिफ थे। इन्होंने फैसला लिया कि उनका रजवाड़ा ना तो पाकिस्तान में और ना ही भारत में शामिल होगा। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। देखिए जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने क्या किया? ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना ही भारत में। और अंग्रेज़ों ने तो घोषणा कर ही दिया था कि रजवाड़े जो है पाकिस्तान या भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो अगर उनमें शामिल नहीं हो सकते तो अपने आप को स्वतंत्र रियासत भी बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ओस्मान ने जो है, ओस्मान अली खान आसिफ जो है यही किया इसने कि जो है अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया। इसी दौरान लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन चला दिया। जब हैदराबाद के शासक ने हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ जो लोग रहते थे हैदराबाद में, उन्होंने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। अब उन्होंने आंदोलन क्यों छेड़ा? क्योंकि वो जो थे भारत में विलय होना चाहते थे। वहाँ के जो लोग थे भारत में आने के लिए इच्छुक थे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है निजाम के विरुद्ध जो है लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया, आंदोलन किया। ठीक है, इसके बाद देखिए हैदराबाद के निजाम ने रजाकारों द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया। अब देखिए हैदराबाद का जो निजाम था वो अपने पास जो क्या रखता था? रजाकार रखता था। रजाकार क्या होते थे? एक अर्धसैनिक बल होते थे। रजाकार अर्धसैनिक बल होते थे। अगर कोई भी निजाम के विरुद्ध अगर आंदोलन करता था या संघर्ष करता था या आवाज़ उठाता था तो वो क्या करता था? रजाकारों को, इन आंदोलनकारियों को रोकने के लिए भेज देता था। ठीक है, तो ये जो रजाकारों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। निजाम ने रजाकारों को भेजा ताकि वो जो है ये आंदोलन को रोक सके। ठीक है, इसके बाद देखिए
रजाकार हैदराबाद के निज़ाम के अर्धसैनिक बल थे। यह बहुत ही सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। निज़ाम ने उनका प्रयोग अपने शासन के विरुद्ध चल रहे आंदोलनों को दबाने के लिए किया। रजाकार देखिए 1 नंबर में भी पूछा जाता है कि रजाकार से क्या अभिप्राय है, तो आपको लिखना है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए रजाकार जो थे कौन थे, एक अर्धसैनिक बल थे, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक थे और अत्याचारी भी थे। तो ये इनको जो है आदेश देता था निज़ाम, हैदराबाद का जो शासक था निज़ाम, वो आदेश देता था। तो ये जो थे काफ़ी अत्याचारी रूप धारण करते थे और लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक भी थे। ठीक है दोस्तों, तो निज़ाम के विरुद्ध जो भी आंदोलन चलता था, उसके शासन के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता था, वो जो है इन रजाकारों का सहारा लेता था, इनको आदेश देता था उनको चुप कराने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए। ओके, इसके बाद देखिए रजाकारों ने लूटपाट मचाई और हत्या तथा अत्याचार पर उतारू हो गए। अब रजाकारों को उसने आदेश दे दिया आंदोलन रुकवाने के लिए, तो उन्होंने लूटपाट मचाया और फिर काफ़ी ज़्यादा हत्या भी की उन्होंने और अत्याचार भी काफ़ी ज़्यादा किए लोगों पर। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में सितंबर 1948 में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची। कुछ रोज़ तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजने के 2 कारण थे। एक तो कि वहाँ के लोगों पर जो निज़ाम और रजाकार जो सैनिक थे वो अत्याचार कर रहे थे, उनको रोकना था, और दूसरा जो था इसको जो इस रियासत को था, हैदराबाद की रियासत को भारतीय संघ में शामिल भी करना था, क्योंकि ये जो था बातचीत से नहीं माना और इसने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, हैदराबाद को स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया था। तो इसलिए जो है सैनिक कार्रवाई का तरीका अपनाया गया भारत द्वारा, ताकि जो है कैसे भी करके, चाहे सैनिक कार्रवाई हो या फिर और भी किसी तरह से करके जो है हैदराबाद को है इसमें भारतीय संघ में मिला लिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है भारतीय सेना को भेजा गया रजाकारों से लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, और फिर अंत में क्या किया, निज़ाम ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय संघ में शामिल हो गया। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस प्रकार अंत में जाकर क्या हुआ, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ, हैदराबाद भारतीय संघ का एक हिस्सा बन गया। ओके, तो ये जो है हैदराबाद के विलय के बारे में अगर आएगा तो आपको जो है ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने यहाँ से निज़ाम से लेकर कितने पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, 8 पॉइंट, तभी जाकर आपको 4 या 6 नंबर मिल पाएंगे। ओके फ्रेंड, दोस्तों अगला टॉपिक है जूनागढ़ के विलय पर। जूनागढ़ का विलय भारतीय संघ में किस प्रकार किया गया, देखिए जूनागढ़ के नवाब को क्या कहा जाता था, महाबत खान। जूनागढ़ के नवाब उस टाइम में कौन थे, महाबत खान थे, उनका नाम महाबत खान था। वे नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ भारत का हिस्सा बने या जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में कराना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद का निज़ाम कौन था उस टाइम, स्वतंत्रता के समय ओस्मान अली खान आसिफ था, और जूनागढ़ के कौन है, महाबत खान है। तो इनको जो है याद रखना, 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं कि जूनागढ़ के शासक का नाम क्या था और फिर उसका हैदराबाद के निज़ाम का नाम क्या था स्वतंत्रता के समय, तो ये 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जूनागढ़ के नवाब महाबत खान को जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। अब देखिए ये जो था महाबत खान जूनागढ़ का शासक, इसने क्या किया, भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, यह पाकिस्तान में शामिल कराना चाहता था जूनागढ़ का। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रस्ताव भी दिया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम के नेता थे, मुसलमानों के नेता थे, मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए मावद खान के मना करने पर भी नानुकुर की वजह से इंडियन आर्मी ने 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में घुसकर कब्जा कर लिया। अब महाबत खान के ना मानने पर ये भारतीय संघ में विलय नहीं करना चाहता था जूनागढ़ का। तो इससे जो है क्या, इसके बाद क्या किया, भारत ने अपने सेना भेजे और जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके कुछ समय बाद ही जूनागढ़ में 20 फरवरी 1948 को वोटिंग हुई। यह चुनाव आज़ाद भारत का पहला चुनाव था। आज़ाद भारत का पहला चुनाव कहाँ किया गया था, जूनागढ़ में किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1948 को वोटिंग हुई। यह चुनाव आज़ाद भारत का पहला चुनाव था जिसमें इस बात को लेकर वोटिंग की गई थी कि जूनागढ़ भारत और पाकिस्तान में से किसका हिस्सा बनेगा, या भारत और पाकिस्तान में से किस में वह शामिल होना चाहता है। इसके लिए जो है वोटिंग की गई, कहाँ की गई, जूनागढ़ में, और सबसे पहले वोटिंग की गई थी यहाँ जूनागढ़ में स्वतंत्रता के समय। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए महाबत खान की मर्जी के विरुद्ध जूनागढ़ रियासत के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने भारत में रहना पसंद किया। अब वोटिंग में क्या किया, बहुत सारे लोगों ने जो है भारत के पक्ष में वोट दिया, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए वोट दिया। ओके,
इसके बाद देखिए 24 फरवरी 1948 को क्या आया, रिजल्ट आया वोटिंग का, और जूनागढ़ रियासत भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए वोटिंग दिया उन्होंने, और सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग भारत में कर रहे हैं तो भारत में ही फिर जूनागढ़ को शामिल किया गया। तो जनमत संग्रह द्वारा क्या किया गया, जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया अंत में। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार जो है जनमत संग्रह द्वारा, ये भी याद रखना है आपको, जनमत संग्रह द्वारा भारतीय संघ में किसका शामिल किया गया, जूनागढ़ का। 4 रजवाड़ों में से किसका शामिल किया गया, जूनागढ़ का जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया। और ये भी याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वो कहाँ हुआ, जूनागढ़ में हुआ था। ओके, तो ये जूनागढ़ के विलय के बारे में था। तीसरा रजवाड़ा है मणिपुर। तो मणिपुर का देखिए भारतीय संघ में किस प्रकार विलय किया गया था। मणिपुर का विलय करने में कठिनाई आई। वहाँ पर स्वतंत्रता से कुछ दिन पूर्व महाराजा बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के शासक का क्या नाम था, महाराजा बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह जो था मणिपुर के शासक का नाम था। तो इन शासकों को जो है आप अच्छे से याद करें, अच्छे से याद रखें, इनको अच्छे से रट लें, एक नंबर में पूछा जाता है यही सब। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, और वो सहमति पत्र कौन सा था, उसका क्या नाम था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके बारे में बताया था मैंने। भारत सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता स्थापित रहेगी। ठीक है, आंतरिक स्वायत्ता भी स्थापित रहेगी मणिपुर की, और मणिपुर को जो है भारत द्वारा कुछ स्वायत्ता भी दी जाएगी। भारतीय सरकार द्वारा ये जो है आश्वासन दिया गया था मणिपुर के शासक को विलय के समय। ओके, इसके बाद देखिए जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून 1948 में चुनाव करवाया। इस प्रकार मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, चुनाव के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर जो है भारत का पहला राज्य था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए थे। तो एक नंबर में ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सा रजवाड़ा था जिसका विलय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, या जिस रजवाड़े में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहली बार कराया गया था। तो मणिपुर है वो। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, याद रखना इसको। इसके बाद देखिए मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के प्रश्न पर गंभीर मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस भारत में विलय के पक्ष में थी, जबकि अन्य दल इसके विरुद्ध थे। अब जो मणिपुर में जो कांग्रेस थी वो जो थे भारत में इसका विलय करना चाहते थे, लेकिन अन्य जो दल थे छोटे छोटे वो सब जो थे इसके विरुद्ध थे, इसके खिलाफ थे कि मणिपुर को जो है भारत में विलय नहीं होना चाहिए, इसको स्वतंत्र रहना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए भारत सरकार के दबाव के परिणाम स्वरूप महाराजा ने बिना विधानसभा के परामर्श के मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाने के लिए भारत से समझौता कर लिया। अब देखिए विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था, चर्चा हो रहा था, चर्चा का विषय बन गया था इसके विलय को लेकर। तो इसने क्या किया, जो यहाँ का शासक था बोधचंद्र, उसने बिना विधानसभा के परामर्श लिए बिना ही भारतीय संघ में शामिल होने के लिए इसने क्या किया, समझौता कर लिया, और इस प्रकार अंत में जाकर मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हो गया। परंतु वहाँ के लोगों में इसके कारण क्रोध और नाराजगी रही, जो आज भी विद्यमान है। अब देखिए दोस्तों, मणिपुर को भारतीय संघ में मिलाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा दबाव डाला गया। मणिपुर के जो शासक थे बोधचंद्र सिंह, उन पर दबाव डाला गया भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, और वो जो है दबाव में आकर, वहाँ के जो शासक थे दबाव में आकर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए उन्होंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। और इसके लिए जो है उन्होंने मणिपुर के जो विधानसभा थी उससे जो है परामर्श भी नहीं लिया और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, विधानसभा, मणिपुर के विधानसभा और वहाँ के लोगों में नाराज़गी उत्पन्न हुई, वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए। ठीक है, लेकिन अंत में जो है इसका जो है भारतीय संघ में विलय कर लिया गया, भले ही कुछ लोगों में नाराज़गी हो, और वो नाराज़गी जो है आज भी देखा जाता है, और स्वायत्तता की भी मांग उठती रहती है यहाँ मणिपुर में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है मणिपुर भारतीय संघ का हिस्सा बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर के विलय में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आई थी। एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आई थी, और सबसे ज़्यादा यही 6 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का विलय। ओके, तो देखिए जम्मू कश्मीर का विलय किस प्रकार किया गया। कश्मीर रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन इसके राजा हरि सिंह हिंदू थे। अब देखिए ये जो था कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, एक हिंदू थे, हरि सिंह। यहाँ के शासक कौन थे, हरि सिंह। तो इन चारों रजवाड़ों के जो शासक के नाम हैं इनको आप अच्छे से याद कर लें, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं।
तत्कालीन लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला, उस टाइम जो यहाँ के नेता बने, कौन बने? शेख अब्दुल्ला बने। उन्होंने क्या किया? कश्मीर के भारत में विलय का समर्थन किया था, लेकिन राजा हरी सिंह बेहद धीमी गति से विचार कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन कश्मीर ने विलय पर निर्णय नहीं लिया। यहाँ के जो तत्कालीन लोकप्रिय नेता जो बने थे, कौन बने थे? शेख अब्दुल्ला बने थे, पहले नेता जो थे कश्मीर के। तो इन्होंने क्या किया? भारतीय संघ में इसका विलय करना चाहते थे जम्मू कश्मीर का, लेकिन यहाँ के जो शासक थे बोध चंद्र सिंह, वो जो है इस पर निर्णय लेने में काफ़ी देरी उन्होंने लगा दिया कि भारतीय संघ में शामिल होना है या नहीं। ठीक है। इसके बाद देखिए 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित हजारों कबायली पठानों ने कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। मारकाट को अंजाम देते हुए ये कबायली राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई थी, परंतु असफल रहा। अब इस टाइम क्या हुआ? आपको पता होगा कि 1947-48 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था। तो उस टाइम में इसी का फ़ायदा उठाना चाहा था इन्होंने, पाकिस्तान ने, कि जब भारत जो है अभी विभाजन हो रहा था, आज़ाद हो रहा था, तो ये सोच रहे थे कश्मीर पर हम कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के शासक को कमज़ोर समझा और जम्मू कश्मीर जो है कुछ मतलब पठानों कबायलियों को भेजा, कुछ मतलब लोगों का समूह भेजा और कश्मीर में कब्जा शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन पाकिस्तान जो है कश्मीर पर कब्जा करने में असफल रहा, और वह असफल इसलिए रहे क्योंकि उनको जो है भारतीय सैनिकों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए भारतीय सैनिक कैसे आते हैं इसमें। हरी सिंह जो है इनके पाकिस्तानी कबायलियों से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, और जब उनको पता चलता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी रूप धारण कर रहे और कब्जा करने आ रहे कश्मीर पर, तो वो जो है भारतीय सरकार के पास जाते हैं। हरी सिंह भारत सरकार के पास जाते हैं और उनसे सैनिक सहायता मांगते हैं। तो भारत सरकार इनको सैनिक सहायता देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक शर्त रखते हैं कि हम सैनिक सहायता तो देंगे, लेकिन कश्मीर को जो है भारतीय संघ में शामिल करना होगा, और इसके लिए जो है हरी सिंह मान जाते हैं। तो भारतीय सैनिक आते हैं और पाकिस्तानी समर्थित जो हज़ारों कबायली आते हैं कश्मीर पर कब्जा करने, इनका सामना करते हैं भारतीय सैनिक और इनको जो है मार भगाते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए गैर मुस्लिमों की हत्या और लूटपाट की खबरें पाकर हरी सिंह 25 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर छोड़कर भाग गए। उन्हें जम्मू स्थित महल पहुंचा दिया गया। कबायली आक्रमण से घबराए हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी। ओके दोस्तों, जो अभी मैंने बताया वही है। इन्होंने हरी सिंह जो है ये भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। ओके, इस घड़ी में बिना विलय हुए भारत ने मदद से इनकार कर दिया। जब इसमें विलय नहीं था, भारत में विलय नहीं था जम्मू कश्मीर, इसके लिए क्या किया इन्होंने? भारत सरकार ने मदद देने से इनकार कर दिया। 25 अक्टूबर 1947 को ही सरदार पटेल के करीबी और गृह मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन कश्मीर पहुंचे और विलय के दस्तावेज पर महाराजा से दस्तखत करवा लिए। इन्होंने मदद देने से पहले क्या किया? इस राजा से दस्तखत करवाए, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लिए। ठीक है, और इस तरह जो है कश्मीर का विलय क्या किया गया? भारत में कर लिया गया, और भारत ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तुरंत सैन्य सहायता भेज दी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर पहले साइन कराया, उसके बाद भारत ने जो है सैन्य सहायता कश्मीर में भेजी और कबायलियों का सफाया किया, और कश्मीर को जो है पाकिस्तान में शामिल होने से या पाकिस्तान का कब्जा पाकिस्तान द्वारा हड़पने से रोक दिया गया भारतीय सेना द्वारा। ओके दोस्तों, इस प्रकार जो है काफ़ी कठिनाई के बाद जो है जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किया गया। काफ़ी ज़्यादा जो है सैनिक संघर्ष भी देखने को मिला जम्मू कश्मीर के विलय में, भारत पाक युद्ध भी हुआ। ठीक है, तो ये जो थे 4 रजवाड़े थे जिनका विलय करने में काफ़ी कठिनाई आई भारतीय संघ में विलय करने में। इन चारों रजवाड़ों को जो है आप अपने नोटबुक में इनको उतार लें और इसको जो है सेम टू सेम आप याद कर लें। अगर किसी रजवाड़े का विलय के बारे में लिखना है तो आप यही सब लिख देना, आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। और आंसर लिखते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन के आंसर जो है पॉइंट्स में होने चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिस तरह से मैं पॉइंट्स में आपको सभी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आप एग्ज़ाम में लिख कर आएँ पॉइंट्स में, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको जो है आज की वीडियो आसान लगी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है इनको नोट करके अच्छे से सेम टू सेम याद कर लें और एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो आप इसी तरह से आंसर लिख कर आएँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल SST स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।